Then we talked about supply and demand situation of HR, और उसके साथ हमने जॉब एनालिसिस का तरीका सीखा. सप्लाई एंड डिमांड और जॉब एनालिसिस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमारे कोर्स में डेवलप हुआ, दैट वाज दैट वी स्टार्टेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने 2 चैप्टर्स कवर किए. एक में हमने कैंडिडेट्स के हवाले से टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया, टेस्ट की वैलिडिटी रिलायबिलिटी के ऊपर बात की, टेस्ट की टाइप्स के ऊपर बात की, और उसके बाद हमने इंटरव्यूइंग के ऊपर बात की कि इंटरव्यू के कितने टाइप्स हो सकते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं. अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इंटरव्यू सेशन कंडक्ट हो गया है एंड द कैंडिडेट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एंड सिलेक्टेड. अब उस कैंडिडेट को हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ट्रेन एंड डेवलप करना है. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट यूज होते हैं, ये हमारी आज की डिस्कशन वो चलेगी. सबसे पहले आपके जब कैंडिडेट्स आपको ज्वाइन करते हैं एंड दे आर बिकमिंग एम्प्लॉइज नाउ, तो उनको ओरिएंटेशन सेशन की जरूरत वो होती है. किसी भी शख्स के पास एक्सपीरियंस चाहे कितने ही सालों का क्यों ना हो, लेकिन उसको ओरिएंटेशन की जरूरत वो होगी. बिकॉज ओरिएंटेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में, मिशन विजन के बारे में डिस्कशन करोगे. आप उन्हें बताओगे कि उनके बेसिकली इन डिटेल टीडीआरस क्या हैं. आप उनसे डिस्कस करोगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीकाकार क्या है. आप उनको डिफरेंट लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओगे. आप उनको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के बारे में डिस्कस करोगे. सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक एम्प्लॉय को हमने ओरिएंट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ताकि वो एम्प्लॉय एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वहां पर काम कर सके. देयरफॉर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन से हम बात को शुरू कर रहे हैं कि व्हेन द पर्सन इज सिलेक्टेड एंड नाउ इज जॉइनिंग द जॉब, तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होगा. वो कहता है कि अ प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉइज विद बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म. अब ओरिएंटेशन में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, दे आर नंबर 1 इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कि उसको हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से आप दे रहे हो, उनको उसको आपने कोई पेट्रोल का बेनिफिट, कोई कार आपने प्रोवाइड की है, मोबाइल फोन प्रोवाइड किया है, रेजिडेंस प्रोवाइड की है, तो जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन वो की जाती है. फिर पर्सनल पॉलिसीज मींस एचआर पॉलिसीज के बारे में बात होती है. द डेली रूटीन, उसके जो सारे वर्किंग आवर्स हैं, एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस, सो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, उसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिस बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेफ्टी मेजर्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की जाएगी और फैसिलिटीज का टूर करवाया जाएगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन का विजिट करवाया जाएगा, ताकि एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चरली भी और कल्चरली भी ओरिएंट हो सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. Now the author says that a successful orientation should accomplish 4 things for new employees. Number 1, make them feel welcome and at ease, ताकि वो शख्स कल्चरल शॉक में ना हो, वो अपने आप को एडजस्टेड फील करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ. Help them understand the organization in a broader sense, वो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल समझ सके, उसकी वर्किंग को, उसके कल्चर को. Make clear to them what is expected in terms of work and behavior, और उसको इस बात का भी अंदाजा हो जाए कि उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको कितना परफॉर्म करना होगा अपनी जॉब ड्यूटीज में रहते हुए. Help them begin the process of becoming socialized into the firm's ways of acting and doing things, और उसको अंदाजा हो जाए कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीकाकार वो क्या है और लोगों के साथ भी उसकी शनासाई वो एस्टैब्लिश हो जाए. अब ओरिएंटेशन के बाद जब एक शख्स अपने काम को शुरू करता है, तो बाज ऑर्गेनाइजेशंस उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं. ट्रेनिंग के बारे में याद रखिएगा कि ट्रेनिंग हम कंडक्ट करेंगे एम्प्लॉइज की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनके करंट केएसएओस को
TDRs के एग्जैक्टली मुताबिक बनाने के लिए, उनके स्किल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लेकर आने के लिए. सो द ट्रेनिंग प्रोसेस की डिस्कशन को अब हम शुरू कर रहे हैं. इट सेज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग न्यू एम्प्लॉइज द बेसिक स्किल्स they need to perform their jobs. The strategic context of training के ऊपर बात करते हैं. Your author says that performance management is the process employers use to make sure employees are working toward organizational goal. ठीक है, साल के एंड पर आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेशंस कंडक्ट होते हैं, जिसमें चेक किया जाता है कि साल भर एक एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया. सो इस चीज को इंश्योर करना कि एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर अपने गोल्स को अचीव करते रहे हों, सो वी हैव टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. ओके, सो वेब बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, एंड इट कैन बी इवन क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक MNC है, वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, तो MNCs को अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक, उस इलाके के कल्चर के मुताबिक लोगों को ओरिएंट करना पड़ता है. सो क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी ट्रेनिंग की भी जरूरत वो हमें होगी. अब ट्रेनिंग का प्रोसेस, उसका जो सबसे पहला स्टेप हम पिक करेंगे, दैट वुड बी द नीड्स एनालिसिस. इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, नोन एज TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. सो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में ये चेक किया जाएगा कि एम्प्लॉइज को किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है. सो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए. आइडेंटिफाई जॉब परफॉर्मेंस स्किल्स नीडेड, assess prospective trainees skills and develop training objectives. ठीक है, तो ये इसके 3 मेन पार्ट्स हुए. हमने लोगों की परफॉर्मेंस स्किल्स को कैलकुलेट करना है, हमने उनके प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग स्किल्स को देखना है, और हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग उनको किस किस्म की अकम्प्लिशमेंट वो हासिल होनी चाहिए. उसके बाद जब हमने नीड एनालाइज कर ली, तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा जिसको हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं. इंस्ट्रक्शनल डिजाइन would produce the training program content including workbooks, exercises and activities. इस चैप्टर के एंड पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको एक पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल वो कवर करवाया जाए, जिसमें कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द डिलीवरी एंड इट्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से प्रोग्रेस वो करता है. हमने पिछले चैप्टर्स में भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात की थी. बिल्कुल उसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैलिड बना सकें. हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर आप एक अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो और आप उसे स्विमिंग का टेस्ट ले रहे हो, तो ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा. बिल्कुल इसी तरह आपने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया और अब आप उसको ट्रेनिंग में स्विमिंग सिखा रहे हो, तो अगेन द ट्रेनिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंटिंग, ट्राइंग आउट द ट्रेनिंग टू अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस, जिसमें कि हम ये चेक कर सकें कि आया हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की उस ट्रेनिंग के खातर खा नताइज भी निकले कि नहीं निकले, रिलेटेड टू पर्टिकुलरली द जॉब वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो उस तरीके से हम एक वैलिडिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ट्रेनिंग के हवाले से भी वो लेकर आते हैं. जब आपकी ट्रेनिंग वैलिडेट हो जाए कि उस स्मॉल ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रेनिंग वाकई हमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जॉब नेचर को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद देगी, तो अब हमारे पास अगला स्टेप होगा कि इंप्लीमेंट द प्रोग्राम. अब हम अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ उस ट्रेनिंग सेशन को लॉन्च वो कर देंगे. सो एक्चुअली ट्रेनिंग द टारगेटेड एम्प्लॉइज ग्रुप, सो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप. ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड पर विल कंडक्ट एन इवैल्यूएशन, जिसमें हम असेस करेंगे कि प्रोग्राम ओवरऑल सक्सेस के तौर पर हमारे सामने आ रहा है या फेलियर का सबब बन रहा है. ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम टर्म यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग. बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग का मतलब यह है कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से पहले, फिर एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद, और देखा जाएगा कि उस टेस्ट के स्कोर में कितना इजाफा वो हो रहा है. अगेन दैट इज ऑल रिलेटेड टू job context. Now, being HR people,
we have to make the learning meaningful. Now the tips your author is talking about how to make the learning meaningful. Number one, at the start of the training, provide a bird's eye view of the material to be presented and facilitates learning. ठीक है? So आप ट्रेनिंग के शुरू में लोगों को एक ओवरव्यू बताएंगे कि हमारा जो आज का मकसद है इस ट्रेनिंग का वो बेसिकली क्या है, ताकि उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्रीहेंड कर सके आज के इस ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट को. नंबर टू, यूज अ वैरायटी ऑफ फेमिलियर एग्जांपल्स. वो वाली एग्जांपल्स आप डिस्कस करें अपने एम्प्लॉइज के साथ जो उनके लिए उनका शोबा है, जिंदगी से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो. Organize the information so you can present it logically and in meaningful units. So training को हम different parts में divide कर लेते हैं ताकि लोगों के लिए learning process वो आसान हो सके. Use terms and concepts that are already familiar to trainees. So उनसे वो वाली discussions की जाएं जो कि वो अपने कैलिबर्स के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी एजुकेशन के मुताबिक अंडरस्टैंड कर सकें. सो यूज एज मेनी विजुअल एड्स एज पॉसिबल. सो ऑडियो विजुअल सपोर्ट भी आपकी ट्रेनिंग को बहुत इफेक्टिव वो बना देती है, बिकॉज एक्चुअली बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज जो हैं वो उस पर्टिकुलर टास्क को, उस मशीन को ऑपरेट करता हुआ, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करता हुआ देख लेते हैं जहां पर एक्चुअली उन्होंने काम करना है ट्रेनिंग के बाद. Make skills transfer easy. So next topic is कि हमने आसानी पैदा करनी है अपने एम्प्लॉइज के लिए. So maximize the familiarity between the training situation and the work situation. So training आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका माहौल इस तरह से होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय जब वापस अपनी जॉब पर जाए तो उसको एलियनेशन फील ना हो, वो फेमिलियरिटी रखता हो कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था और काम में उसको एक्चुअली किस तरीके से परफॉर्म वो करना है. सो आपको प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए ट्रेनिंग सेशन के दौरान ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो उस प्रैक्टिस से मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल कर सके अपने काम पर. लेबर और आइडेंटिफाई ईच फीचर ऑफ द मशीन एंड और स्टेप्स इन द प्रोसेस ताकि एक एम्प्लॉय याद रखना उस सारे मामले को आसान हो. डायरेक्ट द ट्रेनीज अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब ताकि एक ट्रेनी जो है वो जॉब की नेचर के हवाले से कौन कौन से क्रिटिकल इश्यूज हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं, इन सब चीजों को वो समझ सकें. प्रोवाइड हेड्स अप preparatory information that lets trainees know they might happen on. So अंदर इस बात को करना कि अपने ट्रेनिंग सेशन को भी करें और इस बात को भी समझें कि जॉब के दौरान बहुत से अनफोर्सीन इवेंट्स वो हो सकते हैं और उन तमाम अनफोर्सीन इवेंट्स को किस तरीके से टैकल वो करना चाहिए. एक जॉब से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक जॉब से रिलेटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए, जॉब से रिलेटेड कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होगा. तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ट्रेनिंग सेशन में एम्प्लॉइज को बताते हैं. Now, during the training, obviously, you have to motivate the learners as well, ताकि उनका learning curve जो है वो बेहतर से बेहतर हमें अचीव हो सके. So, people best by doing so provide as much realistic practice as, ठीक है, जितना उनको हकीकत के करीब कि एक्चुअली जॉब पर कैसा है उसी के मुताबिक को टाइट करें तो इससे उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी एंड पीपल वुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन. अपनी स्किल्स के मुताबिक चीजों को लर्न करता है. सो ट्रेनिंग सेशन को फैसिलिटेट करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्रिएट अ परसीव्ड ट्रेनिंग नीड इन द ट्रेनीज माइंड. और ट्रेनीज को इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग सेशन हमने डिजाइन किया है वो ट्रेनिंग सेशन एक्चुअली उन्हीं की बेहतरी के लिए है और उनमें जो स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जा सकता है अगर वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को अंडरटेक करें. द स्केड्यूल इज इंपॉर्टेंट टू मीन्स उसकी टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी. द लर्निंग कर्व गोज डाउन लेट इन द डे. Less than half full day training is most effective. तो ट्रेनिंग सेशन अगर आपके बहुत लंबे होंगे तो जाहिर है कि एम्प्लॉइज का लर्निंग कर्व खराब हो जाएगा, वो थक जाएंगे. सो उनको बोर्डम और थकावट से बचाने के लिए
ट्रेनिंग सेशन को एक तो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और दूसरा फुल डे ट्रेनिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश वो करनी चाहिए, ताकि लोग फ्रेश भी हों और उनकी लर्निंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट में मोटिवेटेडली अचीव हो सके। अब ट्रेनिंग नीड्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले हम उसमें टास्क एनालिसिस करेंगे। टास्क एनालिसिस वुड इंक्लूड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ जॉब टू आइडेंटिफाई द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर न्यू एम्प्लॉइज। सो टास्क एनालिसिस इज ऑब्वियसली लिंक्ड विद योर जॉब एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर कर लिया हुआ है। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताए गए KRA, KPA, KPIs के मुताबिक, TDRs के मुताबिक हम एक ट्रेनिंग को डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस किस्म के KSAOs की जरूरत है उन एम्प्लॉइज में। उन KSAOs की लिस्ट जो है वो आप प्रिपेयर करोगे, जो कि इन रिलेशन विद योर TDRs वो डिजाइन होने चाहिए। इसके बाद हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, जिसमें के verifying that there is a performance deficiency and determining whether the deficiency could be corrected through training or through some other means such as transferring the employees। ठीक है, अब हम लोगों की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे कि वो जॉब पे एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। कहां पर कमी है और उस कमी को हम किस तरीके से बेहतर वो बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी किया जा सकता है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी वजह से किसी ऐसे डिपार्टमेंट में प्लेस हो गया जहां पर उसकी स्किल्स एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उसको ट्रेन करने की बजाय उसको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में भी भेज सकते हैं जहां पर उसके उस स्किल सेट की जरूरत वो हो। परफॉर्मेंस एनालिसिस से ये डिसीजन हमारे सामने आता है कि किस एम्प्लॉय को किस ट्रेनिंग, किस एम्प्लॉय को किस तरह की डेवलपमेंट, किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर, किस एम्प्लॉय को प्रमोशन, इन सब चीजों की जरूरत वो है। अब हमारे पास कुछ ट्रेनिंग मेथड्स हैं। सबसे पहला ट्रेनिंग मेथड दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है हैविंग अ पर्सन लर्न अ जॉब बाय एक्चुअली डूइंग द जॉब। इसमें हम एक एम्प्लॉय या कैंडिडेट को एक जॉब असाइन कर देते हैं, वो उस जॉब को परफॉर्म करता है और रोजमर्रा के हवाला से जो उसकी काम में मुश्किलात आएंगी वो उनको वक्तन फवक्तन समझता जाएगा और काम में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के केस में हम उसे कोई मेंटोर, हम उसे कोई गाइड, हम उसे कोई सुपरवाइजर भी एलोकेट करेंगे जो कि उसको सिखाता रहे कि काम को किस तरीके से बेहतर वो हमने बनाना है। ऑन द जॉब मेथड्स हमारे पास क्या हैं? सबसे पहला मेथड, जैसा आपको मैं भी बता रहा था कि कोई मेंटोर, कोई गाइड हम उसको एलोकेट करेंगे, कोच एलोकेट करेंगे, so that would be coaching or understudy. The second method could be job rotation. The third could be special assignments. जॉब रोटेशन के केस में हम क्या करते हैं कि हम एक एम्प्लॉय को, सपोज वो मार्केटिंग में काम कर रहा है, हम उसको 2-2 हफ्ते के लिए डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स में वो भेजेंगे। एक मार्केटिंग का पर्सन would work for 2 weeks in finance, would work for 2 weeks in operations, would work for 2 weeks in sales, would work for 2 weeks in accounts। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 2-2 हफ्ते काम करके वो उस डिपार्टमेंटल कॉन्टेक्स्ट को भी समझ जाएगा और ये भी जान पाएगा कि वापस अपने डिपार्टमेंट में आकर मैंने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल सपोर्ट वो कैसे बेहतर से बेहतर वो बनानी है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दिस इज इनएक्सपेंसिव। इस ट्रेनिंग के ऊपर आपके कोई खास पैसे नहीं लग रहे हैं, सिंपली आपने जॉब ऑफर कर दी और उस जॉब के दौरान ही आप काम भी साथ सिखा रहे हो और उसका इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाता है कि जो काम में कोई कोताही, जो काम में कोई कमी आती है तो साथ ही साथ हमें पता चलता रहता है कि किस तरह की हमें अब फर्दर इसकी ट्रेनिंग की वो जरूरत है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्रिपेयर द लर्नर। इसमें सबसे पहले देखिए वो कहते हैं कि पुट द लर्नर एट ईज, मीन रिलीव द टेंशन। मींस आप उसको एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट दो, एक ऐसा सेटअप दो जिसमें कि वो जहनी तौर पर आसूदा फील करे और कंफर्टेबल फील करे। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई ही और शी इज बीइंग टॉट। अब आप उसको समझाइए कि हम उसको कोई काम क्यों सिखाना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली हम काम को, जो उसकी जॉब नेचर है, उसके TTRs हैं, बेहतर बनाने के लिए हम उसको ये सब कुछ सिखा रहे हैं। Create interest, encourage questions, find out what the learner already knows about this or other jobs. So आप उनको encourage करो, motivate करो
और उनसे ये भी पूछो कि उनको पहले से कौन कौन से काम आते थे, किस किस शोबे में उन्होंने काम किया हुआ है, कोई किस्म के TDRs वो पिछली जॉब्स में परफॉर्म करते रहे हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डेवलप वो करने में. Explain the whole job and relate it to some job the worker already knows. तो हम उसका एक कॉन्टेक्स्ट, ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं जिससे कि उसकी लर्निंग बआसानी हो सके. Place the learner as close to the normal working position as possible. तो जो असल काम उसने परफॉर्म करना है, जिस मशीन पे करना है, जिस कंप्यूटर पे करना है, सो हम वहीं पर उसको सिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर चीजों को पिक कर सकेगा. Familiarize the worker with equipment, material, tools and trade terms. So ये तमाम टेक्निकलिटीज जो हैं उसके बारे में भी सिखाना हमारे लिए फर्ज है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या सेकंड स्टेप हमारे पास आ रहा है कि प्रेजेंट द ऑपरेशंस. अब आप उसको अलाउ करें कि वो उस मशीन को, उस कंप्यूटर को, जहां पर भी उसने काम ऑपरेट करना है, वो उस काम को करके देखे. सो एक्सप्लेन क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, कि उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है जिनको मीट करना जरूरी है. गो थ्रू द जॉब एट द नॉर्मल वर्क पेस. सो आप उससे बहुत ज्यादा शुरू में एक्सपेक्ट ना करें. आप ये बात ध्यान में रखें कि वो शख्स अभी काम को सीख रहा है और हो सकता है कि उससे कोई कमी बेशी, कोई कुताही वो भी हो. तो हमें इन तमाम बातों को अंडरस्टैंड करते हुए उससे जॉब एक्सपेक्टेशंस वो लगानी चाहिए. So go through the job at the slow pace several times, explaining each step between operations. Explain the difficult parts or those in which errors are likely to be made. So आप जॉब के तमाम हवालों से डिटेल को अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें, उनसे वो काम बार बार करवा कर देखें और आप उनको एक्सप्लेन करें कि किस काम में क्या रिस्क, किस काम में क्या क्रिटिकलिटी, किस काम में क्या डिफिकल्टी वो आ सकती है, ताकि वो शख्स मेंटली प्रिपेयर हो सके फॉर द फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस. Again, go through the job at a slow pace several times. Explain the key points. बात को बार बार समझाइए. Have the learner explain the steps as you go through the job at a slow pace. तो हर दफा जब आप उस काम को करके दिखाओ तो वर्कर से सवाल जवाब भी करो और उसको इस बात की यकीन दहानी कराओ कि वो काम को इंशाल्लाह जल्द सीख भी जाएगा, और अगर उसके कोई जहन के क्वेश्चंस हो तो उनको भी साथ साथ सॉल्व करना ये आपका फर्ज है. So on the job training का थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एंड द थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट डू अ ट्राई आउट. ट्राई आउट का बेसिकली मतलब ये होगा कि अब आप उससे इजाजत दें कि वो काम को खुद परफॉर्म करके भी देख ले. So have the learner go through the job several times, slowly explaining each step to you, कि वो आपको तमाम स्टेप्स एक्सप्लेन भी करे और उस जॉब को कैसे परफॉर्म करना है आपको करके भी दिखाए. करेक्ट मिस्टेक्स, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको ठीक करें. इफ नेसेसरी, do some of the complicated steps in the first few times. So उससे काम की जितनी भी मुश्किलात हैं वो ओवरकम करने में आप उसकी मदद करें. Run the job at normal pace. काम को एक रूटीन के अंदर चलाएं, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी उसे शुरू में डिमांड ना करें. Have the learner do the job, gradually building up skills and speed. And obviously, as soon as the learner demonstrates ability to do the job, let the work begin. Don't abandon him or her. ठीक है. सो जब ही वो काम को सीख ले तो वो काम उसके हवाले करें, ताकि अब उस काम की जो नेचर है उसके मुताबिक वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके. अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आ रहा है, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट फॉलो अप. फॉलो अप में अब आपने वक्तन फवक्तन इस बात को इंश्योर करवाते रहना है कि जो काम आपने सिखाया था और जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है वो सही तरीके से हो. So follow up में designate to whom the learner should go for help. आप कोई बंदा अपॉइंट कर दें, कोई सुपरवाइजर एलोकेट कर दें कि उसने किसको रिपोर्ट करना होगा. Gradually decrease supervision. आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कम कर दें. Checking work from time to time. वक्तन फवक्तन आप आकर उसके काम को periodically भी चेक कर सकते हो. Against quality and quantity of standards. So कितना काम परफॉर्म करना था, किस लेवल का परफॉर्म करना था, तो इसके ऊपर हम चेक्स एंड बैलेंसेस वो लगा सकते हैं. Correct faulty work patterns before they become a habit. So अगर कोई गलती वो repeatedly कर रहा है तो उसको ठीक करवाओ. And show why the learned method is superior. और आप उसको इस बात की यकीन दहानी कराओ कि जो चीज वो सीख रहा है वो बेहतर है उस जॉब के कॉन्टेक्स्ट में. Compliment good work. अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करें. Encourage the worker until he or she is able to meet the quality and quantity standards.
तो आप उसकी तारीफ करें, आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको एनकरेज करें, ताकि वो काम की नौयत के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दे सके। ट्रेनिंग मेथड में अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, विच इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की डेफिनेशन देखिए, वो कहता है कि अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम स्किल्ड वर्कर्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो अप्रेंटिसशिप में कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट भी होगा और कुछ हम लेक्चर स्टाइल को भी यूज करते हैं लोगों को काम सिखाने के लिए। इसके बाद इनफॉर्मल लर्निंग, उसके बारे में वो कहता है कि द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट एम्प्लॉइज लर्न ऑन द जॉब दे लर्न थ्रू इनफॉर्मल मींस ऑफ परफॉर्मिंग देयर जॉब्स ऑन अ डेली बेसिस। तो हर बंदा अपने काम को सीखता है वक्त के साथ, और वो सीखता है उस काम को ज्यादा उस वक्त जब वो अपने हवाले से, अपनी मर्जी से उस काम को परफॉर्म वो कर रहा होगा। नो डाउट हमने स्टैंडर्ड्स को तो मेंटेन करवाना है, लेकिन एम्प्लॉय को इजाजत होनी चाहिए कि वो एक मशीन को चलाकर देख सके, एक कंप्यूटर को ऑन करके देख सके अपने लेजर टाइम में, ताकि उसको अंदाजा हो सके कि वो उस मशीन से ज्यादा क्रिएटिव एफर्ट्स किस तरह से हासिल कर सकता है। Another training method is job instruction training. Job instruction training के बारे में वो कहता है कि listing each job's basic tasks along with key points in order to provide step-by-step training for employees. तो इसमें हमारे पास एक पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, एक पूरा ट्रेनिंग मैनुअल होता है, जिसमें कि हर जॉब के हवाले से आपके की स्टेप्स, की प्रोसीजर्स, की इंस्ट्रक्शंस वो सब लिखी गई होंगी, और तमाम एम्प्लॉइज को उन की स्टेप्स, की प्रोसीजर्स, एसओपीज को फॉलो करना वो जरूरी होगा। Another context in training methods, that is effective lectures, and how to design effective lectures, उसके ऊपर कुछ डिटेल वो बता रहा है कि use signals to help listeners follow your ideas. So आप उनको verbally और non verbally बताते रहिए कि किस तरीके से उनको जॉब को ठीक परफॉर्म करना है और किस तरीके से वो ट्रेनिंग को भी ज्यादा इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सकते हैं। डोंट स्टार्ट आउट ऑन द रॉन्ग फुट, मीन्स किसी भी गलती से बात को शुरू नहीं करें। आपको एक बड़े एनकरेजिंग स्टाइल से, मोटिवेशनल स्टाइल से, एक्सपर्ट होने के नाते बड़े एक्सपर्टीज के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अपने काम को ब्रीफ करना चाहिए। कीप योर कंक्लूजन शॉर्ट एंड क्लियर ऑब्वियसली, ताकि नतीजे हमारे सामने बड़े वाजिया हो और मुख्तसर हो, ताकि एम्प्लॉइज को याद रखना मुश्किल ना हो। बी अलर्ट टू योर ऑडियंस, उनके जो क्यूज हैं, उनके जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बड़ा एक्टिवली आप रिस्पॉन्ड करें। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ट्रेनीज, तमाम लोगों पर निगाह रखें कि वो सही तरीके से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं कि नहीं। मेक श्योर एवरीवन इन द रूम कैन हियर, सब लोगों को आपकी आवाज पहुंच रही हो। कंट्रोल योर हैंड्स, आपको बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे डिस्ट्रैक्शन वो क्रिएट होती है। टॉक फ्रॉम नोट्स रादर देन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। सो डिफरेंट तरह के हमारे पास स्टाइल है ऑफ प्रेजेंटेशन, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस मेथड को यूज करें जो कि लर्नर्स की एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग को बेहतर से बेहतर बनाए। ब्रेक अ लॉन्ग टॉक इनटू सीरीज ऑफ 5 मिनट्स टॉक, तो हम डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग गेम्स, हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस को ब्रेक कर लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के मॉड्यूल्स में, ताकि लर्नर्स के लिए काम को सीखना भी आसान हो, वो फ्रेश भी रहें और उनका लर्निंग कर्व भी डाउन ना हो। Now we are going to talk about programmed learning. Programmed learning, which is also abbreviated as PI, वो कहता है कि a systematic method for teaching job skills involving number 1 presenting questions or facts। जब हम programmed instructions बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तरीकाकार क्या होगा कि हम स्टार्ट में प्रेजेंट करें जॉब से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स को। allowing persons to respond, लोग उसके ऊपर सवाल जवाब शुरू करें। giving the learner immediate feedback on the accuracy of his or her answers, और अगर कोई सही जवाब दे रहा है तो हम उसको साथ साथ अप्रिशिएट भी करें और उसको करेक्ट का रिस्पॉन्स भी देते रहें। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहला एडवांटेज होता है रिड्यूस्ड ट्रेनिंग टाइम, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, इमीडिएट फीडबैक
and reduced risk of error for learners. क्योंकि आपने तमाम इंस्ट्रक्शंस को पहले से नोट कर लिया हुआ है, तो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो पहले से हमारे पास नोटेड होंगी, तो वहां पर एम्प्लॉइज का डिस्ट्रैक्ट होना वो रिलेटिवली कम होगा. ट्रेनिंग मेथड में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है लिटरेसी ट्रेनिंग टेक्निक्स. लिटरेसी ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में वो कहते हैं कि दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सेज टू फंक्शनल लिटरेसी. जो डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब हैं, डिफरेंट फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बारे में जब हम लोगों को सिखाते हैं. सो टेस्टिंग जॉब कैंडिडेट्स बेसिक स्किल्स उस फंक्शन से रिलेटेड, वो मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, आप बेसिक स्किल्स एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स. तो अब हम उनको सिखाएंगे कि वो उस काम को बेहतर तरीके से कैसे लेकर चल सकते हैं. ऑडियो विजुअल बेस्ड ट्रेनिंग्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है. इट सेज टू इलस्ट्रेट फॉलोइंग अ सीक्वेंस ओवर टाइम. अब आप डिफरेंट वीडियोस के जरिए, आप डिफरेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, और आप एक उसका बाकायदा सीक्वेंस यूज कर सकते हो कि आपने किस तरतीब से चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करना है. नंबर 2, टू एक्सपोज ट्रेनीज टू इवेंट्स नॉट इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड इन लाइव लेक्चर्स. सो डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड से, डिफरेंट वीडियो मीडियम के सहारे से हम बहुत कुछ ऐसा भी सिखा सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को जो कि रोजमर्रा की जॉब में, जॉब के दौरान सिखाना शायद मुश्किल हो, बिकॉज उसमें बहुत से ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स हम रिकॉर्ड करवा लेते हैं जो कि रिकॉर्ड रोजमर्रा की जिंदगी में हमें डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करने मुश्किल होते हैं. So meet the needs for organization wide training, and it is too costly to move the trainers from place to place. Okay, so अपने ट्रेनर्स को हर वक्त ट्रेनिंग में एंगेज रखना या उनको डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में भेजते रहना, ये हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है. तो उस मकसद के लिए हम जो भी कर सकते हैं कि हमने एक ब्रांच में अपनी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और जो बकिया ब्रांचेस थी वहां पर हमने उस रिकॉर्डिंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड वो कर दी. सो इट कैन बी लाइक मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कि किस तरीके से आप ऑडियो विजुअल सपोर्ट से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को फैसिलिटेट वो कर सकते हो. इसके बाद हमारे पास कुछ सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स भी हैं. सिमुलेटेड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप असल सूरत हाल का एक स्मॉलर वर्जन वो क्रिएट कर लेते हो. इसको ओकेजनली कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहते हैं. सो इसमें क्या हो रहा होगा, आपका ऑथर कहता है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉइज ऑन स्पेशल ऑफ द जॉब इक्विपमेंट, सो ट्रेनिंग कॉस्ट्स एंड हैजर्ड्स कैन बी रिड्यूस्ड. सो हम उनको डायरेक्टली जॉब में इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसके कुछ वर्क सैंपल्स बना लेते हैं और उसके बाद हम उनसे वो काम परफॉर्म करवा के देखते हैं. इसमें कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी ट्रेनिंग हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम्स, ईपीएसएस, इसको हम यूज कर सकते हैं. और हमारे पास डिफरेंट तरह के लर्निंग पोर्टल्स भी होते हैं जो हमें ट्रेनिंग में फैसिलिटेशन को प्रोवाइड करते हैं. हमारा सेशन टाइम यहां पर खत्म हो रहा है. सेकेंड सेशन को इंशाल्लाह हम ज्वाइन करते हैं टू कंटिन्यू अवर लेक्चर कंटेंट्स. थैंक यू.